नमस्कार और इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम भारत की आरक्षण नीति उसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रही हैं, खास तौर पर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संदर्भ में। जी, हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज हैं और कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जवाब का ब्यौरा भी है इस नीति पर। मकसद यही है कि इसके जो मुख्य पहलू हैं, जैसे कोटा है, छूट है, प्रमोशन के नियम, सर्टिफिकेट प्रक्रिया, इनको थोड़ा आसान भाषा में समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये नीति सामाजिक समानता लाने और सरकारी नौकरियों में आप कह सकते हैं सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। तो इन स्रोतों के जरिए हम इसके पीछे के जो नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा इनमें बताया गया है। इसमें आरक्षण का प्रतिशत क्या तय किया गया है? मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा फर्क है, मतलब अलग अलग स्थितियों में। हाँ, इसमें थोड़ा अंतर है। अगर भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर हो रही है और खुली प्रतियोगिता मतलब ओपन कंपटीशन के जरिए, तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तय है। अच्छा, और अगर भर्ती का तरीका अलग हो, मतलब खुली प्रतियोगिता न हो तो? हाँ, अगर खुली प्रतियोगिता के अलावा भर्ती है अखिल भारतीय स्तर पर ही, तो उस स्थिति में एससी के लिए कोटा थोड़ा ज्यादा है, 16.66%, एसटी के लिए वही है 7.5% और ओबीसी के लिए है 25.84%। अच्छा, ये प्रतिशत शायद भर्ती के तरीके में जो अंतर है उसको ध्यान में रखकर तय किए गए होंगे। और जो स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर की भर्तियां होती हैं, खासकर ग्रुप सी और डी पदों के लिए, जहां मतलब उसी इलाके के लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं। जी, उन मामलों में एससी और एसटी आरक्षण का जो प्रतिशत है, वो आमतौर पर उस खास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उनकी जो आबादी है उसके अनुपात पर आधारित होता है। ओबीसी के लिए भी आबादी का अनुपात देखा जाता है, लेकिन वहां दो चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या है वो? पहला तो ये कि कुल आरक्षण मतलब एससी, एसटी, ओबीसी सबको मिलाकर 50% से ज्यादा ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट की सीमा है। हाँ, वो 50% वाली बात है। जी, और दूसरा ओबीसी का जो अपना आरक्षण है वो 27% की सीमा के अंदर ही रहे। समझ गई। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो दस्तावेजों में दिखी वो ये कि आरक्षण लागू करने का जो तरीका है वो बदला है। पहले ये रिक्ति आधारित होता था, वैकेंसी बेस्ड। हाँ बिल्कुल, 2 जुलाई 1997 से पहले यही सिस्टम था। तब क्या होता था कि आरक्षण की गणना आने वाली रिक्तियों यानी जो जगह खाली हो रही है उस पर होती थी। लेकिन फिर आर.के. सबरवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, उसके बाद से इसे पद आधारित यानी पोस्ट बेस कर दिया गया। इस बदलाव का मतलब क्या हुआ? पद आधारित होने से क्या फर्क पड़ा? असल में फर्क बहुत बड़ा पड़ा। पद आधारित रोस्टर का मतलब है कि आरक्षण की गणना अब किसी कैडर या विभाग में कुल कितने पद हैं उस संख्या पर होती है, ना कि सिर्फ जो नई नौकरियां निकल रही हैं उन पर। उदाहरण देके समझाएंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी विभाग में 100 पद हैं और एससी आरक्षण 15% है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस विभाग में हर समय एट एनी गिवन टाइम कम से कम 15 पद एससी उम्मीदवारों के पास होने चाहिए। ये नहीं कि बस जब नई भर्ती आएगी तब 15% दिखेंगे। इससे कोशिश ये की गई कि सभी आरक्षित वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो पूरे कैडर में लगातार बना रहे। ठीक है, ये तो हुई भर्ती की बात, पर सरकारी नौकरी में आगे बढ़ना यानी प्रमोशन, पदोन्नति, उसका क्या सीन है? क्या वहां भी आरक्षण है? हाँ, पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इसके नियम सीधी भर्ती से कुछ अलग हैं, थोड़े पेचीदा हैं। अच्छा, अगर पदोन्नति गैर चयन विधि से हो रही है, मतलब जिसमें मुख्य जोर सीनियरिटी पर होता है, वरिष्ठता पर, हाँ, सीनियरिटी बेस्ड मिलेगा। हाँ, तो उसमें एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण सभी सेवा समूहों यानी ग्रुप ए, बी, सी, डी सब में मिलता है। और अगर प्रमोशन चयन विधि से हो, सिलेक्शन मेथड, जहां सिर्फ सीनियरिटी नहीं बल्कि मेरिट, योग्यता, वो सब भी देखा जाता है, ऐसे मामलों में एससी और एसटी आरक्षण ग्रुप बी, सी और डी के पदों में तो मिलता है, साथ ही ग्रुप बी से ग्रुप ए के सबसे निचले पायदान मतलब लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए, वहां तक की पदोन्नति में भी ये लागू होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच लगता है। मैंने पढ़ा कि ग्रुप ए के अंदर अगर प्रमोशन हो रहा है एक ग्रुप ए पद से दूसरे ऊंचे ग्रुप ए पद पर, तो उसमें आरक्षण नहीं है। ये क्या मामला है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर कंफ्यूजन होता है इस पर। ग्रुप ए के भीतर चयन द्वारा होने वाली पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होता, खासकर उन उच्च स्तरीय पदों पर जिनका वेतनमान मतलब पुराना वेतनमान
18,300 रुपए से अधिक था। पर ऐसा क्यों? जब भर्ती में है, निचले स्तर की पदोन्नति में है, तो ग्रुप ए के अंदर क्यों नहीं? इसका क्या कारण बताया गया है? इसका सीधा ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले से। हाँ, इंदिरा साहनी जजमेंट। जी, उस फैसले में कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को आप कह सकते हैं संविधान के दायरे से बाहर अल्ट्रा वायर्स माना था। हालांकि बाद में सरकार ने संविधान में 77वां संशोधन किया, अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा ताकि पदोन्नति में आरक्षण जारी रह सके। हाँ, तो फिर ग्रुप ए में क्यों नहीं? दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा साहनी फैसले से पहले भी ग्रुप ए के अंदर जो चयन वाली पदोन्नति थी उसमें आरक्षण नहीं था। तो जब संशोधन के बाद नए सरकारी निर्देश जारी हुए तो उन्होंने वो पुरानी व्यवस्था ही बनाए रखी, मतलब ग्रुप ए के अंदर चयन पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया। लेकिन कुछ तो करते होंगे SC/ST अधिकारियों के लिए। हाँ, ये जरूर सुनिश्चित किया जाता है कि पदोन्नति के लिए जो विचार क्षेत्र है, जोन ऑफ कंसिडरेशन, उसमें अगर कोई योग्य SC/ST अधिकारी वरिष्ठता में आ रहा है तो उसे शामिल किया जाए, बशर्ते वो अन्य मापदंडों पर अयोग्य ना हो। समझ गए। अब जरा आरक्षण के साथ मिलने वाली छूटों और रियायतों पर आते हैं। SC/ST उम्मीदवारों के लिए क्या खास सहूलियतें हैं? देखिए, सीधी भर्ती में SC/ST उम्मीदवारों के लिए कई तरह की छूटें हैं। सबसे आम है ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट, उसमें 5 साल की छूट। 5 साल, ठीक है जी। फिर उन्हें परीक्षा या आवेदन शुल्क वो भी नहीं देना पड़ता। अच्छा। अगर किसी पद के लिए अनुभव मांगा गया है तो जो भर्ती एजेंसी है, जैसे UPSC या संबंधित विभाग, वो अपने विवेक से, मतलब डिस्क्रेशन से, अनुभव की शर्त में ढील दे सकती है। चयन के लिए जो न्यूनतम मानक होते हैं, सूटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, उनमें भी रियायत दी जा सकती है। और इंटरव्यू? हाँ, अगर इंटरव्यू होता है तो उनका इंटरव्यू अलग से समूह में लेने का भी प्रावधान है, शायद इसलिए कि वो सहज महसूस करें। और OBC उम्मीदवारों के लिए क्या व्यवस्था है? क्या उन्हें भी ये सब छूटें मिलती हैं? OBC उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलती है। 3 साल? जी। और SC/ST की तरह उन्हें भी अनुभव की योग्यता में और चयन के न्यूनतम मानकों में छूट मिल सकती है, लेकिन ये भर्ती एजेंसी के विवेक पर निर्भर करता है। शुल्क माफी शायद OBC के लिए नहीं है, जहां तक मुझे ध्यान है। अच्छा, क्या पदोन्नति में भी SC/ST उम्मीदवारों के लिए इस तरह की छूटें हैं? हाँ, प्रमोशन के मामले में भी कुछ रियायतें दी गई हैं। जैसे अगर आरक्षित पदों के लिए पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तो जो विचार क्षेत्र है, जोन ऑफ कंसिडरेशन, हाँ, जोन, हाँ, उस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर जितनी रिक्तियां हैं उसकी संख्या के 5 गुना तक। प्रमोशन के लिए जो जरूरी न्यूनतम अंक होते हैं या मूल्यांकन के मानक, उनमें भी ढील दी जा सकती है। और आयु सीमा? हाँ, अगर प्रमोशन के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा तय है, मान लीजिए 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसमें भी SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है। कभी-कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मानकों में ढील देने के बाद भी उम्मीदवार पद के लिए, मतलब, पूरी तरह से तैयार न लगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है? हाँ, ये स्थिति आ सकती है। सीधी भर्ती में खासकर ग्रुप C और D के जो गैर तकनीकी या अर्ध तकनीकी पद होते हैं, अगर वहां सामान्य या शिथि मानकों पर भी पर्याप्त SC/ST उम्मीदवार नहीं मिलते तो एक और रास्ता है। क्या? भर्ती करने वाला विभाग उन उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर सकता है जिनके पास कम से कम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो। फिर ऐसे चुने गए लोगों को नौकरी के दौरान, मतलब इन सर्विस, विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे काम के लिए जरूरी कौशल सीख सकें। अच्छा, ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, ताकि प्रशासन का काम भी प्रभावित न हो। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। समझ गए। अब 2 और महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, स्वयं की योग्यता यानी ओन मेरिट, और बैकलॉग रिक्तियां यानी बैकलॉग वैकेंसीज। ये क्या है, जरा इन्हें समझाएं। जी, स्वयं की योग्यता या ओन मेरिट का मतलब है जब कोई SC/ST या OBC उम्मीदवार बिना किसी छूट या रियायत का फायदा लिए, बिना किसी छूट के, हाँ, बिना किसी भी तरह की छूट के, वो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करता है, उन्हीं के बराबर या उनसे ज्यादा अंक लाता है और चुना जाता है। ऐसे उम्मीदवार को अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड रिक्ति के खिलाफ गिना जाता है, उसे कोटे में नहीं माना जाता। लेकिन इसमें एक शायद पेच है ना? मैंने पढ़ा था कि अगर कोई भी छूट ली हो तो। बिल्कुल सही, यहीं पर बात ध्यान देने वाली है। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की छूट का लाभ उठाया है, किसी भी तरह की, जैसे आयु सीमा में छूट, हाँ, चाहे वो आयु सीमा में छूट हो, अनुभव में छूट हो, परीक्षा शुल्क माफी हो या फिर चयन के मानकों में कोई भी रियायत मिली हो, तो भले ही उसके अंक सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा क्यों न हो, उसे आरक्षित रिक्ति के खिलाफ ही गिना जाएगा।
अच्छा। हाँ, वो फिर अनारक्षित रिक्ति पर दावा नहीं कर सकता। ये नियम इसलिए है ताकि आरक्षण का जो लाभ है वो उन्हीं को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, जो शायद बिना किसी सहायता के नहीं चुने जाते। ठीक है। और ये बैकलॉग रिक्तियां क्या बलाएं? ये शब्द बहुत सुना जाता है, खासकर भर्तियों के समय। बैकलॉग रिक्तियां, हाँ, ये वो आरक्षित सीटें हैं जो किसी पिछले भर्ती वर्ष में इसलिए खाली रह गईं क्योंकि उस विशेष आरक्षित वर्ग का एससी, एसटी या ओबीसी कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला। मतलब सीट थी पर कैंडिडेट नहीं मिला। बिल्कुल, ये वो पद है जो भरे जाने थे पर भरे नहीं जा सके। तो इन खाली रह गई सीटों का क्या होता है फिर? ये लैप्स हो जाती हैं? नहीं, लैप्स नहीं होती। इन बैकलॉग रिक्तियों को अगले भर्ती प्रयासों में भरा जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें एक अलग और विशिष्ट समूह, मतलब अ डिस्टिंक्ट ग्रुप माना जाता है। अलग समूह, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब इन बैकलॉग पदों को भरा जाता है तो उन पर वो 50% आरक्षण की जो सीमा है वो लागू नहीं होती। ओह, अच्छा। हाँ, यानी अगर मान लीजिए 10 बैकलॉग पद हैं एससी के, तो उन सभी 10 पदों को एससी उम्मीदवारों से ही भरा जा सकता है, भले ही उस साल की कुल भर्तियों में 50% से ज्यादा आरक्षण क्यों ना हो जाए। ये तो बड़ी बात है। जी, सरकार की कोशिश तो यही रहती है कि बैकलॉग बने ही नहीं, और अगर पद खाली रह जाएं तो उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। हो सके तो उसी साल दोबारा कोशिश की जाए या अगले साल के शुरुआत में ही भरने की कोशिश की जाए। ठीक है। अब ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक बहुत ही अहम पहलू पर आते हैं, क्रीमी लेयर। ये क्या है और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्रीमी लेयर, हाँ। इसकी अवधारणा, जैसा मैंने पहले भी इशारा किया था, सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले के फैसले से निकली। कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को तो सही ठहराया, लेकिन साथ ही ये शर्त लगा दी कि ओबीसी समुदाय के अंदर जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं, मतलब संपन्न तबका, हाँ, जो संपन्न तबका है, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी संपन्न तबके को क्रीमी लेयर कहा गया। और ये कैसे तय होता है कि कौन क्रीमी लेयर में आता है और कौन नहीं? क्या इसका कोई पैरामीटर है? हाँ, बिल्कुल, इसका एक तय आधार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। उसने कुछ मानदंड तय किए जिन्हें सरकार ने मान लिया। मुख्य आधार जो है वो आय है, इनकम। आय कितनी आय? शुरू में ये सीमा 1 लाख रुपए सालाना थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया। जो दस्तावेज हमारे पास हैं, उनके अनुसार इसे बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया था। 4.5 लाख? जी, यानी जिन ओबीसी परिवारों की सालाना आमदनी इस सीमा से ज्यादा है, उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि मैं ये जोड़ दूं कि ये सीमा बाद में और भी बढ़ाई गई है, पर इन स्रोतों में 4.5 लाख का जिक्र है। अच्छा। क्या ये क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चों पर ही लागू होता है या प्राइवेट सेक्टर वालों पर भी? नहीं, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के बच्चों तक सीमित नहीं है। ये नियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यानी पीएसयूज, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों वगैरह में जो समकक्ष या तुलनीय पद है, उन पर बैठे लोगों के बच्चों पर भी लागू होता है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, मुटाटिस मुटांडिस। अच्छा, मुटाटिस मुटांडिस? हाँ, जिसका मोटा मोटा मतलब है जरूरी बदलावों के साथ। और अगर किसी पद की तुलना सरकारी पद से सीधे तौर पर नहीं की जा सकती, तो फिर आय संपत्ति परीक्षण लागू होता है, इनकम वेल्थ टेस्ट। वो क्या है? मतलब अगर किसी की सालाना आमदनी 4.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, या वो लगातार 3 साल तक वेल्थ टैक्स एक्ट के तहत जो छूट की सीमा है उससे ज्यादा संपत्ति का मालिक है, तो उसे क्रीमी लेयर में माना जाएगा। काफी विस्तृत है ये। अच्छा, अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जाति प्रमाण पत्र। आरक्षण का लाभ लेने के लिए ये बहुत जरूरी है। इन प्रमाण पत्रों का मुख्य मकसद क्या बताया गया है? इन दस्तावेजों के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आरक्षण और सरकार की जो दूसरी सुविधाएं हैं, उनका लाभ केवल उन्हीं वास्तविक एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को मिले जो इसके हकदार हैं। मतलब धोखाधड़ी रोकने के लिए? हाँ, बिल्कुल, ताकि गलत लोग इसका फायदा ना उठा सकें। और ये प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है? क्या जैसे गांव का सरपंच बना सकता है? नहीं, केंद्र सरकार की नौकरियों या योजनाओं के लिए केवल कुछ खास अधिकारी ही निर्धारित प्रारूप में ये प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम माने गए हैं। कौन है ये अधिकारी? इसमें जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, एडिशनल डीएम, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तालुक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या उनसे ऊंचे पद के राजस्व अधिकारी।
मतलब कई वरिष्ठ प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी शामिल हैं। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी हैं। लिस्ट काफी लंबी है। यानी काफी ऊंचे स्तर के अधिकारी। जी, जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। इन प्रमाण पत्रों की सच्चाई कैसे परखी जाती है, क्योंकि गलत इस्तेमाल का खतरा तो हमेशा रहता ही है। बिल्कुल, इसके लिए सरकार ने काफी मजबूत व्यवस्था बनाई है या बनाने के निर्देश दिए हैं। नियुक्ति के समय तो जांच होती ही है, साथ ही नौकरी के दौरान भी महत्वपूर्ण मौकों पर, जैसे कि प्रमोशन के समय या जब भी जरूरत महसूस हो, इन जाति प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच और सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन करने के निर्देश हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और मान लीजिए कोई फर्जी या जाली प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पा लेता है और बाद में पकड़ा जाता है, तो उसका क्या होता है? इस मामले में नियम बहुत सख्त हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि किसी ने झूठी जानकारी देकर या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है, तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब नौकरी जाएगी। हाँ, अगर वो प्रोबेशन पर है या अस्थायी कर्मचारी है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। और अगर वो स्थायी कर्मचारी बन चुका है, तो भी CCCA नियमों के तहत विभागीय जांच होगी और दोष सिद्ध होने पर उसे सेवा से हटाया, रिमूव्ड या बर्खास्त, डिसमिस्ड किया जा सकता है। और कानूनी कार्रवाई? हाँ, साथ ही ऐसा करने वाले के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता IPC के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, एक आखिरी स्थिति ले लेते हैं। लोग काम या दूसरी वजहों से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। ऐसे में उनके आरक्षण का क्या होता है? इस पर नियम बिल्कुल साफ है। कोई भी व्यक्ति आरक्षण का दावा केवल उसी राज्य के संबंध में कर सकता है जहां का वो मूल निवासी है, स्टेट ऑफ ओरिजिन, ना कि उस राज्य का जहां वो बाद में आकर बसा है, स्टेट ऑफ माइग्रेशन। उदाहरण देंगे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में OBC लिस्ट में आता है, वो दिल्ली आकर बस जाता है, तो वो दिल्ली सरकार की नौकरियों में OBC आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों में? हाँ, वो केंद्र सरकार की अखिल भारतीय भर्तियों या उत्तर प्रदेश राज्य की भर्तियों में अगर वो पात्र हो, अपने मूल राज्य के OBC कोटे का लाभ ले सकता है, दिल्ली के कोटे का नहीं। समझ गए। तो ये था भारत की आरक्षण नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों और प्रक्रियाओं का एक तरह से जायजा। जैसा कि हमें उपलब्ध कराए गए इन स्रोतों से पता चलता है, ये वाकई एक काफी विस्तृत और कई परतों वाली व्यवस्था है। हाँ, और इन दस्तावेजों से ये साफ है कि ये नीति सीधी भर्ती से लेकर पदोन्नति तक और उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूटों से लेकर क्रीमी लेयर जैसे बहिष्करण के नियमों तक बहुत सारे पहलुओं को समेटे हुए है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उनकी जांच की प्रक्रिया भी इसका एक अहम हिस्सा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये अदालती फैसलों जैसे इंदिरा साहनी, RK सबरवाल और संविधान संशोधनों के जरिए समय के साथ विकसित हुए हैं, बदलते रहे हैं। इस सारी जानकारी को समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जो शायद आगे सोचने के लिए है। इतने सारे विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं तो बना दी गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर कितना हो रहा है? क्या ये वास्तव में उन लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब हो रही हैं जिनके लिए इन्हें बनाया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या आज की जो बदलती सामाजिक आर्थिक सच्चाइयां हैं, उनको देखते हुए इनमें किसी तरह के बदलाव या नए सिरे से सोचने की जरूरत महसूस होती है? जैसे क्रीमी लेयर की सीमा में बदलाव होते रहते हैं, वो शायद इसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार विचार विमर्श और मूल्यांकन की जरूरत है। नीति का उद्देश्य और उसका जमीनी कार्यान्वयन, इनके बीच का तालमेल देखना बहुत जरूरी है। सही कहा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें और आपको और हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।